दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हम लोगों की क्लास है वो ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है। अभी सुरेश सर आप लोगों की जो क्लास ले रहे हैं, जैसे कक्षा 12 में वो गणित की क्लास पर डे ले रहे हैं, तो आप सभी लोग उन क्लास को प्रतिदिन देखें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास किया करें। और दोस्तों आज से जो हमारी क्लास प्रारंभ हो रही है वह दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों के सामने लिखा भी है बोर्ड पे, क्या लिखा है, कक्षा 12 विषय क्या है दोस्तों, रसायन विज्ञान। तो दोस्तों आज से अब हम लोग पर डे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। और दोस्तों जैसे कक्षा 10 की जो क्लास चल रही है, तो उन क्लास में जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं वो आप सभी लोग क्लास प्रतिदिन देखें। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, जो टाइम शेड्यूल है वो टाइम शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जो सुबह 10 बजे प्रतिदिन क्लास चलती है सुरेश सर की मैथ की कक्षा 12 की। ठीक है दोस्तों, और एक प्रतिदिन रात 8 बजे चलती है। ठीक है, और एक क्लास का और जो टाइमिंग है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सुबह प्रतिदिन जो आपकी 10 बजे चलती है और एक रात को 8 बजे। तो इन क्लासों को आप देखें और जो भी टाइम होगा और क्लासों का वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बर्कले और हर्टले विधि को देखेंगे। दोस्तों यह रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर विलियन से है। रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर विलियन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बर्कले और हर्टले विधि। दोस्तों ये बर्कले और हर्टले विधि है क्या, बर्कले और हर्टले विधि है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, जो बर्कले और हर्टले विधि है यह परासरण दाब, यह जो बर्कले और हर्टले विधि दोस्तों यह क्या है, यह परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। क्या है, परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की इस विधि में, तो जैसा कि आप सभी लोग डायग्राम देख पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह एक पात्र है और इस पात्र में देखेंगे दो समकेंद्र की नलियां लगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना है, यहां पे देखेंगे क्या भरा हुआ है, यहां पे आप देख रहे हैं क्या भरा हुआ है, विलयन। और यह दोस्तों जो पट्टी लगी हुई है यह एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली है। और यह दोस्तों जो अर्धपारगम झिल्ली है वह कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली है। किसकी झिल्ली है दोस्तों, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली है। दोस्तों देख रहे हैं, एक ये लगी है और एक ये लगी है। ठीक है, तो ध्यान देना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, तो यह केशिका नली है। ठीक है, और यहाँ पे विलयन भरा हुआ है, यहाँ पे भी विलयन भरा हुआ है, और दोस्तों जो बीच में है वो क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है दोस्तों, जल भरा हुआ है। ठीक है, और ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है ये वाली बाहरी नली है। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जल, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जल भरा हुआ है। और दोस्तों ये देखेंगे पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, जो क्या करता है, यहां से दाब डालने का काम करता है। यहां से क्या करते हैं, इस पिस्टन के सहारे हम लोग क्या करते हैं, दाब डालते हैं। ठीक है, और जब दाब डालेंगे तो ध्यान देना है, ये क्या होगा, इसमें आप देखेंगे इसमें परिवर्तन होगा दोस्तों, और जिसके द्वारा उनके दाब में क्या होगा, अंतर आएगा। ठीक है, पहले दाब कुछ रहेगा और जब पिस्टन के द्वारा क्या करते हैं, दाब डालेंगे दोस्तों, तो कुछ दाब होगा। तो उस दाबों को क्या करते हैं, दाब मापी यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस विधि को हम लोग समझते हैं। ध्यान देना है, बर्कले और हर्टले जो विधि है दोस्तों, इस विधि का
इस विधि को जो दिया गया था तो बर्टले और हटले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो बर्टले और हटले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्टले और हटले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था दोस्तों? तो कब दिया गया था? 1904 में, जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने आपको शुरू की ही क्लास में बताया कि बर्टले और हटले जो विधि है दोस्तों, इस विधि का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ध्यान देना है, जलीय विलयनों के परासरण दाब ज्ञात करने में। किसमें किया जाता है दोस्तों? जलीय विलयनों के परासरण दाब ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो इतना नोट करें दोस्तों, फिर आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको पहले डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डायग्राम आप बनाएंगे? हाँ, बनाए जल्दी से। हाँ, बनाए आप सभी लोग। चलिए फिर आगे की ओर, चलिए आगे की ओर। बन गया हो? बना ले। हाँ, बनाए जल्दी से, जल्दी बनाएंगे आप सभी लोग। और आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। हाँ, चलिए बना चुके होंगे आप सभी लोग। चलिए लिखेंगे बर्कले और हटले विधि। आपने हेडिंग डाल दिया होगा, लिखेंगे इस विधि को, इस विधि को बर्कले और हटले ने, लिखेंगे आप सब लोग, इस विधि को बर्कले और हटले ने सन 1904 में दिया। सन 1904 में दिया। आगे लिखेंगे, उसी का आगे लिखेंगे इस विधि का प्रयोग, हाँ लिखते चले, इस विधि का प्रयोग जलीय विलयनों के, इस विधि का प्रयोग जलीय विलयनों के परासरण दाब, जलीय विलयनों के परासरण दाब ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में किया जाता है। ज्ञात करने में किया जाता है। उसी के आगे लिखेंगे, हाँ उसी के आगे लिखें बर्टले और हटले, लिखेंगे उसी के आगे, बर्टले और हटले के उपकरण में दो समकेंद्र की, कितनी दोस्तों? दो समकेंद्र की नलियां होती हैं। दो समकेंद्र की नलियां होती हैं जिनमें से, आगे लिखेंगे, उसी के आगे लिखेंगे, जिनमें से आंतरिक नली सारंध्र पात्र, आंतरिक नली सारंध्र पात्र की सारंध्र पात्र, उसे क्या लिखेंगे, सारंध्र पात्र की बनी होती हैं, की बनी होती हैं उसी के आगे लिखेंगे सारंध्र पात्र, हाँ उसी के आगे लिखेंगे सारंध्र पात्र की दीवारों में, सारंध्र पात्र की दीवारों में
की दीवारों में वैद्युत विधि उसे क्या लिखेंगे, वैद्युत विधि से तैयार की हुई, वैद्युत विधि से तैयार की हुई, वैद्युत विधि से तैयार की हुई कॉपर फेरोसाइनाइड, तैयार की हुई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली होती है, इसके एक सिरे पर लिखेंगे इसके एक सिरे पर केशिका नली, इसके एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर एक सिरे पर क्या है दोस्तों, केशिका नली है, ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर टोंटीदार कीप लगी होती है, हाँ लिखते हुए चले दोस्तों, ठीक है, टोंटीदार कीप लगी होती है, उसी आगे लिखेंगे इस नली को घेरे हुए गन मेटल की बनी हुई बाहरी नली हाँ उसी का आगे लिखेंगे बाहरी नली हाँ आगे लिखेंगे बाहरी नली व्यवस्थित होती है जिससे विलयन, हाँ लिखेंगे बाहरी नली व्यवस्थित होती है, उसके आगे लिखेंगे इस नली में एक जलरुद्र, हाँ देख रहे हैं जैसा एक जलरुद्र मतलब जो जल को रोकने वाला है, ठीक है, कि ऊपर की ओर जल न निकल पाए, एक जलरुद्र पिस्टन लगा होता है जिससे विलयन की सतह पर
जिससे विलयन की सतह पर अपेक्षित दाब डाला जाता है। अपेक्षित दाब डाला जाता है। उसे क्या आगे लिखेंगे, आंतरिक नली में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि इस वाली नली में किस प्रकार का जल भरा हुआ है, तब आप क्या बताएंगे, आसुत जल भरा हुआ है। उसे क्या आगे लिखेंगे, आंतरिक नली में, आंतरिक नली में आसुत जल भरा होता है। आंतरिक नली में आसुत जल भरा होता है। उसे क्या लिखेंगे, आंतरिक नली में आसुत जल भरा होता है और आरंभ में केशिका नली और आरंभ में केशिका नली में जल, केशिका नली में जल की ऊंचाई, केशिका नली में जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उसे क्या आगे लिखेंगे, इस नली और बाहरी नली, इस नली और बाहरी नली के मध्य, इस नली और बाहरी नली के मध्य के स्थान, इस नली और बाहरी नली के मध्य स्थान में विलयन भरा जाता है, विलयन भरा जाता है, जिसका विलयन भरा जाता है, जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब निकालना होता है, जिसका परासरण दाब निकालना होता है, निकालना होता है। उसी के आगे लिखेंगे जब, उसी के आगे लिखेंगे जब परासरण, जब परासरण जब, हाँ उसी के आगे लिखेंगे जब परासरण, जब परासरण लिखेंगे जब परासरण होता है तो, लिखेंगे आप सभी लोग, जब परासरण होता है तो आंतरिक नली से, लिखेंगे आप सभी लोग नोट करते हुए चलें, आंतरिक नली से जल का प्रवाह, आंतरिक नली से जल का प्रवाह विलयन की तरफ होता है। आंतरिक नली से जल का प्रवाह विलयन की तरफ हो रहा है या होता है, विलयन की तरफ होता है, और उसी का लिखेंगे और केशिका नली में, और आगे लिखेंगे और केशिका नली में, और केशिका नली में, केशिका नली में जल का तल, जल का तल, और केशिका नली में जल का तल
जल का तल नीचे, केशिका नली में जल का तल नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। अब उसी के आगे लिखेंगे अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं, पिस्टन के सहारे लिखेंगे। अब पिस्टन के द्वारा लिखेंगे, अब पिस्टन के द्वारा, अब पिस्टन के द्वारा, पिस्टन के द्वारा, ये क्या है दोस्तों, विलयन है, क्या है, विलयन है। अब पिस्टन के द्वारा विलयन पर, अब पिस्टन के द्वारा विलयन पर, अब पिस्टन के द्वारा विलयन पर, अब पिस्टन के द्वारा विलयन पर इतना दाब डालते हैं कि, इतना दाब डालते हैं कि, इतना दाब डालते हैं कि केशिका नली में जल, लिखेंगे केशिका नली में जल, केशिका नली में जल का, केशिका नली में जल का तल, जल का तल अपने पूर्व स्थान पर, अपने पूर्व स्थान पर, अपने पूर्व स्थान पर, अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है, अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है। अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है। उसी के आगे लिखेंगे, उसी के आगे लिखेंगे इस पिस्टन के द्वारा, उसी के आगे लिखेंगे इस पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा, उसी के आगे लिखेंगे इस पिस्टन के द्वारा जितना दाब उत्पन्न होता है, जितना दाब उत्पन्न होता है, जितना दाब उत्पन्न होता है, वह विलयन के, वह विलयन के, वह विलयन के, वह विलयन के दाब, वह विलयन के दाब, वह विलयन के दाब हाँ लिखेंगे उसी का आगे, वह विलयन के दाब को, वह विलयन के दाब को, हाँ वह विलयन के, ऐसे भी लिख सकते हैं, वह विलयन के परासरण दाब को दर्शाता है, वह विलयन के परासरण दाब को दर्शाता है। उसी का आगे लिखते चले, दर्शाता है। यह दाब, यह दाब उपकरण, लिखेंगे यह दाब उपकरण, उपकरण में लगे, ध्यान देना, उपकरण में लगे दाब मापी, उपकरण में लगे दाब मापी, दाब मापी के द्वारा, दाब मापी के द्वारा, दाब मापी के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से हम, जिसके माध्यम से हम जलीय विलयन के, जिसके माध्यम से हम जलीय विलयन के परासरण दाब ज्ञात करते हैं, जिसके माध्यम से हम
जलीय विलयन के परासरण दाब ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो चुका होगा। आगे लिखिएगा, अगली हेडिंग बनाते हैं। अगली हेडिंग जैसा कि मैंने लिखा भी है दोस्तों, बर्कले और हर्टले विधि की उपयोगिता। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो हेडिंग बनाएंगे बर्कले और हर्टले विधि की उपयोगिता। ठीक है, तो लिखेंगे बर्कले और हर्टले विधि की उपयोगिताएं निम्नलिखित है। क्या है दोस्तों? निम्नलिखित है। कौन कौन है आइए जानते हैं। पहले विधि या पहली उपयोगिताएं, विधि नहीं दोस्तों, उपयोगिताएं। पहली उपयोगिता क्या है दोस्तों? देखिए, इस विधि के द्वारा, ये जो बर्कले और हर्टले विधि है दोस्तों, ध्यान देना, इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, परासरण जब हम दाब ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, परासरण दाब जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। क्या मैंने बताया कि इस विधि के द्वारा परासरण दाब जब हम ज्ञात करते हैं जलीय विलयनों का दोस्तों, तो बर्कले और हर्टले विधि क्या होती है, ज्यादा समय नहीं लेती है। कहने का तात्पर्य है कि इस विधि में क्या होता है, कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट यही नोट करेंगे कि परासरण दाब ज्ञात करने में, इस विधि के द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, इस यही पहली उपयोगिता है। तो इस विधि में परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, पहली उपयोगिता है। पहली उपयोगिता है दोस्तों। ठीक है, इस विधि में परासरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। ठीक है, चलिए दूसरी उपयोगिता क्या है दोस्तों? ध्यान देना, परासरण दाब ज्ञात करने में दोस्तों अधिक समय इसमें नहीं लगता है। क्या लगता है इसमें? कम समय लगता है। ठीक है, अब दूसरी उपयोगिता यह है दोस्तों कि जब हम परासरण दाब ज्ञात करते हैं, जब हम परासरण दाब ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो इस अर्धपारगम झिल्ली पर, इस अर्धपारगम झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली है, इस पे अधिक दाब नहीं पड़ता है। इस पे क्या होता है दोस्तों, अधिक दाब नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दूसरी उपयोगिता क्या है कि इस विधि में क्या होता है दोस्तों, यानी कि इस विधि में जो झिल्ली पर अधिक दाब, झिल्ली पर क्या होता है दोस्तों, अधिक दाब नहीं पड़ता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इस विधि में झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है। इस विधि में झिल्ली पर क्या होता है दोस्तों, अधिक दाब नहीं पड़ता है। ठीक है, अधिक दाब नहीं पड़ता है। और जब अधिक दाब नहीं पड़ेगा दोस्तों, तब क्या होगा, तब झिल्ली क्या होगी दोस्तों, नहीं फटेगी। अगर ज्यादा दाब पड़ गया तो झिल्ली क्या होगी दोस्तों, फट जाएगी। ठीक है, जिससे लिख लेंगे आगे, जिससे झिल्ली नहीं फटती है। जिससे झिल्ली क्या होता है दोस्तों, नहीं फटती है। ठीक है, अगली उपयोगिता लिखेंगे। तीसरा उपयोगिता क्या है दोस्तों, नोट करते हुए चलेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तीसरी उपयोगिता यह है दोस्तों, इस विधि में
यानी कि जो ये आपका परासरण दाब ज्ञात करने की जो बर्टले और हर्टले विधि है दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में विलयन का ताप, हाँ लिखेंगे, इस विधि में विलयन का ताप क्या होता है दोस्तों, स्थिर रहता है। इस विधि में जो विलयन का ताप होता है दोस्तों वह क्या होता है, स्थिर रहता है, क्योंकि बाहरी ताप है वह दाब से क्या होता है, अब अप्रभावित रहता है। क्या रहता है दोस्तों, अप्रभावित रहता है। ठीक है, अप्रभावित रहता है। तो लिख सकते हैं इस विधि में विलयन का ताप स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, तीसरी उपयोगिता है। यह दोस्तों क्या है, तीसरी उपयोगिता है। तो लिखेंगे, नोट कर देते हैं, हाँ लिखेंगे आप सभी लोग, हाँ नोट कर देते हैं। इस विधि में विलयन का ताप स्थिर रहता है। इस विधि में विलयन का ताप स्थिर रहता है। इस विधि में विलयन का ताप स्थिर रहता है। लिख देते हैं बोर्ड पे। इस विधि में विलयन का ताप क्या होता है दोस्तों, स्थिर रहता है। विलयन का ताप स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि में विलयन का ताप क्या होता है दोस्तों, स्थिर रहता है। तो ये महत्वपूर्ण 3 मैंने आपको बर्टले और हर्टले विधि की उपयोगिता लिखवा दी। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, बर्टले हर्टले विधि क्या है दोस्तों, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है बोर्ड पे, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने भी आपको लिखवा दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, बर्टले और हर्टले विधि की उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, तीनों उपयोगिता आपके सामने है, 3 मैंने लिखवाया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे, इस विधि में जो परासरण दाब ज्ञात करने में क्या होता है, बर्टले और हर्टले विधि में कम लगता है। परासरण दाब ज्ञात करने में जो समय लगता है दोस्तों वह कम लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, इस विधि में जो झिल्ली क्या होता है, झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है। और जब झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ेगा दोस्तों तो झिल्ली क्या होगी दोस्तों, नहीं फटेगी। नहीं तो दोस्तों अगर दाब अधिक पड़ता तो झिल्ली फटने का डर रहता। अगर अधिक दाब पड़ता दोस्तों तो झिल्ली फटने का डर रहता, और इसमें कोई झिल्ली फटने का डर नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इस विधि में जो विलयन का ताप होता है दोस्तों वह क्या होता है, वह दोस्तों क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है दोस्तों, विलयन का जो ताप होता है वह दोस्तों क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, क्या रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग डायग्राम देख पा रहे हैं दोस्तों, हाँ इसको आप सभी लोग अपने नोट्स बुक में बनाते हुए चलें, डायग्राम को बनाते हुए चलें, और जो मैंने आपको कंटेंट लिखा है दोस्तों उसको भी नोट करते हुए चलें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण जो मैंने अभी लिखवाया टॉपिकों को, बिंदुओं को, उनको आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो हमारी क्लास है ये कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और जो टाइम शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको नोट कर लें। हाँ नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, डायग्राम को जरूर बनाएं दोस्तों। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे टॉपिकों को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है।